बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का पाठ 12 जिसका नाम है पादप में जनन। बच्चों, हम पहले पढ़ चुके हैं कि माता पिता से संतति का जनन कहलाता है और यह 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। कायिक अंग से होने वाला जनन अलैंगिक जनन कहलाता है, जबकि नए पादप का बीजों से प्राप्त होना लैंगिक जनन कहलाता है। और आज हम लैंगिक जनन के विषय में ही चर्चा करेंगे। बच्चों, आप यह तो जानते हैं कि पुष्प पादप में क्या कार्य करते हैं। बिल्कुल सही, पुष्प पादप में जनन का कार्य करते हैं, यानी पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। ये कैसे संभव होता है? क्योंकि पुष्प के पास जनन अंग होते हैं। वह 2 प्रकार के होते हैं। कैसे? एक होता है नर जनन अंग जिसे हम पुंकेसर कहते हैं, और दूसरा होता है मादा जनन अंग जिसे स्त्री केसर के नाम से जाना जाता है। और आज हम इन्हीं की विशेषताओं के बारे में सीखने वाले हैं कि पुंकेसर के होने या स्त्री केसर के होने से पुष्प क्या कहलाएगा और दोनों ही हों तो क्या कहलाएगा। यानी हम सीखेंगे पुष्प के प्रकार के विषय में, और वह प्रकार आधारित होगा पुंकेसर या स्त्री केसर की उपस्थिति पर। और इसी आधार पर पुष्प को हम 2 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। एक होगा एकलिंगी पुष्प और दूसरा कहलाएगा द्विलिंगी पुष्प। आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं क्या होता है एकलिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प। तो सबसे पहले हम सीखेंगे एकलिंगी पुष्प के विषय में। एकलिंगी पुष्प की यदि परिभाषा की बात करें तो प्यारे बच्चों, ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित हो, ऐसे पुष्प एकलिंगी पुष्प कहलाते हैं। यानी केवल एक ही जनन अंग या तो पुंकेसर या स्त्री केसर जनन अंग उपस्थित हो, वह पुष्प एकलिंगी पुष्प कहलाएगा। प्यारे बच्चों, पुंकेसर नर जनन अंग होता है और स्त्री केसर मादा जनन अंग होते हैं। और उदाहरण के लिए मक्का, पपीता, ककड़ी या खीरे के पौधे में लगने वाले पुष्प एकलिंगी पुष्प होते हैं। और आइए अब सीखते हैं क्या होते हैं द्विलिंगी पुष्प। और इसकी परिभाषा होगी कि जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही जनन अंग उपस्थित होते हैं, वह पुष्प द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। और इन पुष्पों के उदाहरण हैं सरसों, गुलाब और पिटूनिया के पौधे। इन पौधों में द्विलिंगी पुष्प होते हैं, यानी नर और मादा एकलिंगी पुष्प दोनों एक ही पादप पर उपस्थित हो सकते हैं अथवा भिन्न पादपों पर पाए जा सकते हैं। तो बच्चों, पुंकेसर और स्त्री केसर अति महत्वपूर्ण है। हम कैसे पहचानें एक पुष्प में कि यह कैसे नजर आते हैं? तो आइए यह पहचान हम सीखेंगे एक चित्र की सहायता से। यानी हम बना करके देखेंगे कि पुंकेसर कैसा दिखेगा यदि पुष्प में आप पहचाने, और स्त्री केसर कैसा नजर आएगा। पहले हम बना रहे हैं पुंकेसर। यह जो हमने बनाया इसको हम कहते हैं पुतंतु, यानी वह तंतु जो बाहर आपको निकला हुआ नजर आएगा और उसके ऊपर इस प्रकार से परागकोश बना हुआ मिलेगा। अब प्रश्न आएगा कि क्या आप पुंकेसर में परागकोश और तंतु को पहचान सकते हैं? तो आप आसानी से इनको पहचान सकते हैं। ऊपर जो आपको अलग से चमकीले रंग का निकला हुआ नजर आता है वह होता है परागकोश। अब इस परागकोश का क्या इस्तेमाल है, यहाँ क्या कार्य होता है? तो बच्चों,
परागकोश में परागकण होते हैं और यही परागकण नर युग्मकों को बनाते हैं। यानी यह परागकण को स्टोर करने का स्थान है परागकोश, और परागकोश स्थित होता है पुंकेसर में, और पुंकेसर लगा होता है पूतंतु पर, और पूतंतु और परागकोश मिलकर बनाते हैं नर जनन अंग यानी पुंकेसर। पुंकेसर जो नाम है वो नर जनन अंग का नाम है। ये हमने क्या बनाया? पुंकेसर। और अब हम बनाएंगे स्त्री केसर, ताकि हमें अलग से पहचान हो जाए कि जब भी आप कोई पुष्प देखें तो आप पहचान सकें कि इसमें नर जनन अंग उपस्थित है अथवा मादा जनन अंग उपस्थित है, या दोनों ही उपस्थित हो सकते हैं। और इन्हीं के आधार पे हमने पुष्पों को एक लिंगी और द्विलिंगी पुष्प के रूप में चिन्हित किया है। और ये हमने बनाया स्त्री केसर। एक पुष्प में आपको इस प्रकार से स्त्री केसर नजर आएगा। यह हरे रंग में ज़्यादातर आपको नजर आता है। और बच्चों, अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि स्त्री केसर के कौन कौन से भाग होते हैं। तो बच्चों, स्त्री केसर में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय नामक भाग पाए जाते हैं, और ये तीनों मिलकर के स्त्री केसर का निर्माण करते हैं। और अब हम यहाँ चित्र बनाएंगे स्त्री केसर के अंडाशय का एक खुला हुआ रूप, ताकि हम देख सकें किस प्रकार से अंडाशय में बीजांड उपस्थित होते हैं। इस प्रकार की संरचनाएं, यदि आप इसको काट करके देखेंगे तो इस प्रकार की संरचना आपको अंडाशय में नजर आएगी, और इन संरचना को हम कहते हैं बीजांड। मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण इसी बीजांड में होता है। और जब लैंगिक जनन होता है तो नर और मादा युग्मकों के युग्मन से युग्मनज बनता है। तो ये हमने बनाया एक खुला हुआ अंडाशय का चित्र। किसी भी पुष्प के स्त्री केसर को यदि आप इस प्रकार से काट करके देखेंगे तो आपको यह संरचना आसानी से नजर आएगी। स्त्री केसर किसी पुष्प में अकेला भी उपस्थित हो सकता है, तो वह पुष्प एक लिंगी पुष्प कहलाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि एक पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही उपस्थित हों, या अलग अलग पुष्पों में ये उपस्थित हों। तो अगर एक ही पुष्प में दोनों ही जनन अंग उपस्थित हैं तो वह पुष्प क्या कहलाता है? द्विलिंगी पुष्प। और हम यहाँ सीख रहे हैं किस तरीके से हम एक पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर को पहचान सकते हैं। वह कौन सी संरचना हमने देखनी है। ये हमने बनाया अंडाशय। और यहाँ जो बनी है ये होती है इसकी वर्तिका। और वर्तिका के साथ ऊपर स्थित होता है वर्तिकाग्र। वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय मिलकर के निर्माण करते हैं स्त्री केसर का। तो अब आप इनके सभी नाम आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि ये तीनों मिलकर के बनाते हैं स्त्री केसर। और स्त्री केसर होता है मादा जनन अंग। पुंकेसर और स्त्री केसर पुष्प के जनन अंग होते हैं। ये हमने क्या सीखे कि हम किस प्रकार से पुंकेसर और स्त्री केसर को पहचान सकते हैं। और बच्चों, आपको पता ही है परागकोश क्या कार्य करते हैं। बिल्कुल सही, अभी हमने सीखा था परागकोश में पाए जाते हैं पराग कण, और पराग कण ही मिलकर के नर युग्मकों को बनाते हैं। और नर युग्मक मादा युग्मक के साथ युग्मन से युग्मनज बनाते हैं। तो ये था अपना क्रियाकलाप, और इस क्रियाकलाप की सहायता से हमने सीखा कैसे पहचाने जनन अंग को, और इन्हीं जनन अंग के आधार पर हम पुष्पों को
चिन्हित करते हैं एकलिंगी और द्विलिंगी पुष्प के रूप में। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।